हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज आपको भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत जो भूल के आधार पर अगर पक्षकार भूल में है तो उनका करारों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा। धारा 20 जो है ये कहती है कि अगर दोनों पक्षकार, बोथ पार्टीज, दोनों पक्षकार तथ्य संबंधी भूल में, इनकी विषय वस्तु की भूल में तथ्य संबंधी भूल है और ऐसी भूल जो है जो करार के लिए मर्मभूत है, एसेंशियल है, उसमें है तो वहां करार जो है शून्य होगा। अगर दोनों पक्षकारों की तथ्य के बारे में भूल है जो करार के लिए एसेंशियल है, मर्मभूत है, तो वहां पर जो है करार शून्य होता है। जैसे कि एक व्यक्ति ने अपना घोड़ा, यानी कि ए ने अपना एक हॉर्स जो है बी को बेचने की संविदा कर दी। एक निश्चित रकम पर 2000, 4000, 10,000 जैसी भी राशि हो तय हुई में निश्चित राशि पर बेचने की संविदा कर दी। लेकिन घोड़ा जिस समय पक्षकार एग्रीमेंट कर रहे थे उस समय मृत्यु हो चुकी थी घोड़े की। तो जब यहां पर तथ्य की भूल है पक्षकारों के मध्य कि घोड़ा मर चुका है और वही मर्मभूत है, तो वहां जो है करार शून्य होता है। लेकिन विषय वस्तु के मूल्य के बारे में भूल जो है सेक्शन 20 के अंतर्गत शून्य नहीं होती। बस ध्यान रखना चाहिए कि दोनों पक्षकारों द्वारा अगर भूल है तो वह जो है शून्य होती है, लेकिन किसके बारे में? तथ्य के बारे में, और तथ्य भी ऐसा जो करार के लिए मर्मभूत है तभी शून्य होती है। अब देखिए धारा 22 भी इसी प्रकार का थी, वहां भी भूल है, तथ्य के बारे में भूल है, लेकिन वहां एक पक्षकार द्वारा भूल है, यहां दोनों पक्षकारों द्वारा भूल है। लेकिन धारा 22 में जो दोनों पक्षकारों द्वारा अगर तथ्य के बारे में भूल रही गई, एक पक्षकार के बारे में, एक पक्षकार को भूल रही, दूसरे पक्षकार को भूल रही, तो वहां संविदा शून्य नहीं होती बल्कि वैध होती है। अब हम देखते हैं धारा 21। देखो आपने आईपीसी में या और भी जगह या विधि का एक प्रतिपादित सिद्धांत भी है कि विधि के बारे में भूल जो है अक्षम्य होती है। विधि की भूल का फायदा पक्षकार नहीं उठा सकते। यही बात जो है धारा 21 में कही गई है। अगर पक्षकार भारत में प्रवर्त विधि के बारे में भूल के आधार पर संविदा को शून्य कराना चाहते हैं तो वे ऐसा नहीं करा सकते, क्योंकि विधि की भूल अक्षम्य नहीं होती। अगर पक्षकार जो है भारत में प्रवर्त विधि के बारे में भूल के आधार पर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है, वाइडेबल नहीं होता, इनकी वैलिड माना जाएगा और जो है यहां पर उसको प्रभावी किया जा सकता है। लेकिन इसका सेक्शन 21 में ही अगर ऐसी विधि है जो भारत में अप्रवर्त है, प्रवर्त नहीं है, इनफोर्स नहीं है, लागू नहीं है, या कोई विदेशी भूल है, विदेशी विधि की भूल है, तो उसके आधार पर पक्षकारों के मध्य जो करार होगा वह शून्य होता है। ध्यान रखने योग्य बात है, अगर भारत में प्रवर्त विधि के बारे में भूल के आधार पर पक्षकार कोई करार करते हैं तो वह शून्य करणीय यानी कि नहीं होता, यानी कि वैलिड होता है। लेकिन अगर विदेशी विधि के बारे में भूल कर रहे आप, या भारत में जो प्रवर्त विधि है ही नहीं उसके बारे में भूल कर रहे, तो वहां पर जो है करार शून्य होता है। क और ख इस गलत विश्वास के साथ संविदा करते हैं कि एक विशेष ऋण भारतीय परिसीमा अधिनियम द्वारा वर्जित है, तो वहां संविदा करते हैं तो ऐसी संविदा शून्य करणीय नहीं है, यानी कि वैलिड मानी जाएगी। सेक्शन 21 में ही यह दृष्टांत दिया गया है। सेक्शन 22 के अंतर्गत है कि जहां एक पक्षीय भूल है, यानी कि संविदा के दो पक्षकार होते हैं हमेशा। जब एक पक्षीय भूल है, एक तरफ से भूल है लेकिन दूसरी तरफ से कोई भूल नहीं है, तो वहां संविदा वैध होगी,
शून्य नहीं होगी, सेक्शन बाय शून्य करणीय नहीं होगी, यानी कि फिर तो वैध होगी। ठीक है जी, तो वैध होती है एक पक्षीय बोल के आधार पर संविदा, लेकिन वह जो है जनाब एक पक्षीय होनी चाहिए। अब आते हैं हम सेक्शन 23 पर। सेक्शन 23 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, और सेक्शन 23 के आधार पर जो है के अकॉर्डिंग जो संविदाएं की जाती हैं, एग्रीमेंट किए जाते हैं, वो अवैध होते हैं, इलीगल होते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपसे बताऊंगा। जहां की करार का प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध होता है, यानी कि अवैध होता है, वहां पर करार जो है अवैध होते हैं और उसको शून्य, ऑटोमेटिक शून्य होंगे ही होंगे। तो धारा 23 में बताया गया है कौन से प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध है और कौन से नहीं है। अगर पक्षकारों के मध्य कोई एग्रीमेंट हुआ और सेक्शन 23 में के अंतर्गत दी गई परिस्थितियां जो है वो विद्यमान नहीं है, यानी कि वह जो है विधि विरुद्ध नहीं है, विधि के उपबंधों को निष्फल करने वाला नहीं है, आदि आदि जो बातें बताइए, जो मैं आपसे विस्तार पूर्वक अभी बताऊंगा इसके बारे में, तो वहां पर जो है करार जो है क्या नाम, वहां करार अवैध माना जाता है। लेकिन अगर इनकम्बेंस है भाई, प्रतिफल या करार जो है स्वतंत्र सहमति से दिया गया, कोई कपट नहीं है उसमें, विधि के उपबंधों को विफल करने वाला नहीं है, या विधि विरुद्ध नहीं है, या अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध नहीं है, कपटपूर्ण नहीं है, किसी की शरीर या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो ऐसे करार जो है वैलिड माने जाएंगे। लेकिन अगर ये चीजें इसमें सम्मिलित हैं किसी एग्रीमेंट में जो पक्षकारों के मध्य हुआ है, तो वहां पर ऐसे करार जो है अवैध होते हैं, इलीगल होते हैं, और शून्य तो ऑटोमेटिक होंगे ही होंगे। तो पहला इसमें है कि अगर पक्षकारों के मध्य कोई प्रतिफल या उद्देश्य ऐसा है जो विधि विरुद्ध है, विधि विरुद्ध अगर है, यानी कि ए ने बी से कहा कि मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा अगर तुम जो है यहां पर सी की हत्या कर दो, तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। ए ने बी से कहा और बी ने सी की हत्या कर दी, तो ये तो विधि विरुद्ध कार्य है, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत प्रिंसिपल है। तो विधि विरुद्ध के अंतर्गत अब ये जो है बी इससे 10,000 रुपए की मांग करता है, तो इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करा सकता, क्योंकि जो प्रतिफल दिया गया है, जो उद्देश्य है, वो विधि विरुद्ध है। इसीलिए यहां पर आप जो है कुछ भी वसूल नहीं कर सकते। अब दूसरा है विधि के उपबंधों को विफल करने वाला। यदि ऐसे एग्रीमेंट हुआ पक्षकारों के मध्य जिसको अनुज्ञात कर दिया गया, तो वह विधि के उपबंधों को निष्फल कर देगा, तो वहां ऐसे करार भी विधि विरुद्ध माने जाते हैं, और इसे प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध है, और वहां जो पैसा दिया गया वह कुछ नहीं वसूल कर सकते। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं आपने, एक कैदी क्या नाम अपराधी अभियुक्त है और उसको किसी केस में जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ए की जमानत देने के लिए कोई तैयारी नहीं है, और ए ने बी व्यक्ति से कहा कि मैं तुमको 5,000 रुपये दूंगा, आप मेरी जमानत ले लो, और बी ने जो है 5,000 रुपये उससे लेके ए की जमानत ले ली। अब ये जो है केस निपट गया। केस निपटने के बाद ए ने 5,000 रुपये की बी से मांग की कि मैंने जो 5,000 रुपये जमानती के रूप में आपसे दिए थे जमानत लेने के लिए, वो मेरा पैसा वापस दो। तो यहां पर जो है अगर इसको अनुज्ञात कर दिया गया, तो ये तो विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, विधि को फेल करने वाला है, तो यहां पर ऐसे पैसे नहीं दिलाए सकते, क्योंकि जमानती जब कोई किसी अभियुक्त की जमानत देता है तो अपनी जोखिम पर देता है, वहां पैसे लेके नहीं देता। लेकिन पैसे दे भी दिए गए हैं तो वहां उस पैसे को आप विधि के न्यायालय में वाद दायर करके वसूल नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है, इसमें दो केस हैं, फतेह सिंह वर्सेस सामलदास। फतेह सिंह वर्सेस सामलदास है 1878 इलाहाबाद उच्च न्यायालय का केस है। इसमें जो है यही बात थी, जमानत वाली बात थी, और जमानत 5,000 में ले ली थी, और उसको बाद में एक केस है नारायण राव बनाम गोपाल राव। नारायण
राव वर्सेस गोपाल राव, ये बंबई उच्च न्यायालय ने डिसाइड किया था केस 1922 में। इसमें क्या था कि प्राकृतिक पिता ने अपने बालक को पैसों की एवज में दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, यानी कि दत्तक ग्रहण दिया कि मैं अपने बालक को दत्तक ग्रहण आपसे देता हूं, लेकिन 1 लाख रुपए आपने देने पड़ेंगे। और दत्तक ग्रहण दे भी दिया, और उस व्यक्ति ने जो गोद लिया था जिसने बालक को, उसने 1 लाख रुपए नहीं दिए। क्या यहां पर जो है वो पैसा वसूल किया सकता है? नहीं, क्योंकि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत जो है बिना किसी पैसे के या अन्यथा नहीं किसी को दत्तक दिया सकता। आप जो है पैसे को बदले में किसी बालक को दत्तक नहीं दे सकते, क्योंकि प्रोहिबिटेड किया गया है, और आपने हिंदू विधि के वो बंदों को निष्फल करने के लिए वो कार्य किया है, तो इसीलिए आप इस पैसे को वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्रतिफल और उद्देश्य दोनों विधि विरुद्ध है। तीसरा, कपटपूर्ण। अगर पक्षकारों के आपसी संबंध ऐसे हैं कि वहां कपट करने के आशय से आपने वो एग्रीमेंट किया है, तो वह भी विधि विरुद्ध होता है। ए जो है बी का अभिकर्ता है, यानी कि बी जो है एक मालिक है और ए जो है उसका अभिकर्ता यानी कि एजेंट है। वो अपने किसी रिश्तेदार से मालिक की जमीन को कम कीमत पर बिकवाना चाहता है और उससे अलग से पैसे लेना चाहता है, तो यहां पर जो है क्योंकि विश्वास का संबंध है, मालिक और एजेंट का जो है अभिकर्ता का आपस में विश्वास का संबंध है, और उसने जो है विश्वास को भंग किया है, इसीलिए यहाँ अभिकर्ता ने अपने मालिक के साथ कपट किया और इस आधार पर इसका प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध है, इसीलिए शून्य माना जाएगा। अवैध है और शून्य भी है। 5वां पॉइंट है इसमें, किसी के शरीर और संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए ए ने एक पब्लिशर से कहा कि आप जो है बी के विरुद्ध मान हानिकारक लेख प्रकाशित करो और मैं आपसे जो है 1000 रुपये दूंगा। तो मान हानिकारक जो लेख है उसकी ख्याति को की अपहानि करने के लिए, जो कि सत्य नहीं है, और यहां पर जो है ये प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध है। अगर 1000 रुपये से दी ये का नाम शून्य माने जाएगा, अवैध माने जाएगा और शून्य होगा। उसके बाद है अनैतिक है 5वां पॉइंट, अनैतिक। अनैतिक को जो है भारतीय संविदा अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, और सामान्यतः न्यायालयों ने इस बारे में बताया कि अनैतिक क्या होता है कि वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले जो एग्रीमेंट होते हैं वे भी अनैतिक होते हैं, और वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप करने वाले जो करार होते हैं वो भी अनैतिक होते हैं, तो इसीलिए उनके आधार पर संविदा शून्य होती है। 6वां पॉइंट है लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जाम में बहुत आता है कि पब्लिक पॉलिसी क्या है, प्री वगैरह सब एग्जामों में आता है। देखो, जो संविदा समाज के हित के विरुद्ध होती है उसको लोक नीति के विरुद्ध मानते हैं। यहां पर जो है बहुत विचार आए, न्यायालयों के बहुत विचार आए, विधि शास्त्रों के बहुत विचार आए कि लोक नीति आखिर है क्या। इसको डिसाइड का विधायिका करेगी या न्यायालय इस बात को डिसाइड करेंगे कि लोक नीति क्या है। देखो, समय और परिस्थिति के अनुसार लोक नीति तब्दील होती रहती है, बदलती रहती है, उसमें चेंज होते रहते हैं। न्यायालयों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्टों ने कहा और इंग्लिश न्यायालयों ने भी कहा कि विधायिका कभी भी लोक नीति को परिभाषित नहीं कर सकती कि क्या लोक नीति है क्या लोक नीति नहीं है। यह कार्य न्यायालयों का है, क्योंकि विधायिका ने एक बार निश्चित कर दिया कि यह लोक नीति के विरुद्ध चीज है तो वो हमेशा चलती रहेगी इसी प्रकार से। लेकिन आज से 100 साल पहले जो चीज अनैतिक थी आज वो नैतिकता के दायरे में आ रही, तो यानी कि चेंजेबल हुई। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायिका लोक नीति को परिभाषित नहीं कर सकती, ये कार्य न्यायालय का है, वो समय और परिस्थितियों को देखते हुए यहां लोक नीति को परिभाषित करे। इसमें एक केस है रिचर्डसन वर्सेस मैलिस,
बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें वरीजे जो इंग्लैंड में थे, वरीजे, उन्होंने इसके बारे में कि लोक नीति है क्या उसके बारे में बताया था। तो वहां पर वरीजे ने कहा कि लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा है, अनरूलिंग हॉर्स है, जिस पर सवारी करने वाला यानी बैठने वाला व्यक्ति ये नहीं समझ सकता कि वह जो है उसको कहां ले जाकर छोड़ देगी। तो लॉर्ड डेनिंग ने वरीजे की जो रिचर्डसन और मेलिस में परिभाषा दी थी, जो बताया था लोक नीति के बारे में, उसको जो उससे उसकी आलोचना की और यह कहा कि यदि अच्छे सवार द्वारा अनियंत्रित घोड़े पर सवारी की जाए तो उसको नियंत्रित किया जा सकता है। ये बात जो है यहां की। डॉक्टर F.A. मुल्ला ने भी अनियंत्रित घोड़े के बारे में जो बात की गई थी उसकी आलोचना की। उसने कहा कि यदि लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी न्यायाधीश को समय मिले, टाइम मिले, अवसर मिले, तब जो है उसने उस पर सवारी करने की हिम्मत जुटानी चाहिए। ये नहीं कि छोड़ दे उसने, ये नहीं कि उस अगर वो अनियंत्रित घोड़ा भी है और अवसर मिल रहा और उस पर सवारी ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर न्यायाधीश को उस अनियंत्रित घोड़े पर सवारी करने का अवसर मिले तो उसको सवारी करनी चाहिए, इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। ये जो है डॉक्टर F.A. मुल्ला ने का नाम बताया था अपनी लॉ कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद जो एक केस है लिली व्हाइट वर्सी मुन्नुस्वामी, ये भी लोक नीति पर एक केस है, पहले भी आप इसने पढ़ चुके हो प्रस्तावना में। इस केस में यह था कि एक फर्म थी जो कपड़ों की धुलाई का कार्य करती थी। वहां पर जो है उसने एक ग्राहक को रसीद दी कि अगर कपड़ा खोया गया तो बाजार मूल्य पर इसका 50% जो है आपको वापस कर दिया जाएगा। एक ग्राहक जो है फर्म पर कपड़े धुलवाने के लिए गया, उसे दे दिए। जब वो लेने के लिए गया तो वहां फर्म के मालिक ने कहा कि कपड़ा जो है खोया जा चुका है, आपसे हम इसका 50% देंगे। इसने जो वाद किया और वाद करने पर न्यायालय ने कहा कि ये तो लोक नीति के विरुद्ध है, आप जो है अपने आप रख लो, ये तो जो आपने स्लिप दी, पर्ची दी, वो गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो लोक नीति के विरुद्ध है। आप 50% रख के, भाई क्या नाम 1000 रुपए की कोई सामान का नाम कपड़ा था, आप जो है नया कपड़ा था, आप धुलाई के लिए आपसे दिया, आप जो है उसे रख लो और 50% वापस कर लो, तो ये तो लोक नीति के विरुद्ध है, इसीलिए ऐसा एग्रीमेंट शून्य माना जाएगा। और राजेंद्र सेठिया बनाम पंजाब नेशनल बैंक के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि इस पक्षकारों के मध्य अगर ऐसा एग्रीमेंट है जो भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को वर्जित करता है तो ऐसा एग्रीमेंट जो है सेक्शन 23 के अंतर्गत जो है लोक नीति के विरुद्ध माना जाएगा और शून्य है। न्यायालयों ने लोक नीति क्या है और किन मामलों में लोक नीति का मामला लागू होता है उसके बारे में जो है या लोक नीति के विरुद्ध क्या कार्य है उनको जो है बताने की कोशिश की है। नंबर 1 है लोक पद का व्यापार। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझसे 10 लाख रुपए दो और मैं आपको जो है जुडिशरी में सिलेक्शन करा दूंगा, तो ये लोक नीति के विरुद्ध है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, कराते होंगे कोई भी, हमें इस बात की जानकारी, लेकिन अगर ऐसा आश्वासन किसी ने दिया और पैसे ले लिए या पैसे नहीं लिए, उधार करा बाद में दे दियो पैसे, तो वहां पर जो है इसकी वसूली नहीं कर सकते, भले जो आपने लोक पद प्राप्त कर लिया हो। विदेशी शत्रु के साथ व्यापार, अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध रहा या भारत चीन का युद्ध रहा, तो वहां पर जो है अगर भारतीय व्यक्ति पाकिस्तान के किसी व्यापारी के साथ व्यापार करता है तो उसको भी लोक नीति के विरुद्ध माना गया है। न्याय के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, यानी कि झूठे गवाहों को न्यायालय में पेश करके अपने पक्ष में गवाही दिलाना, ये भी जो है न्याय के मार्ग में बाधा बन जाती है। नंबर 4 है दांडिक अभियोजन में बाधा। दांडिक कोई क्रिमिनल केस चला 302 का, और 302 के केस में जो है आपस में बाहर समझौता हो गया, क्योंकि वहां तो कर नहीं सकते, समझौता कहां कर सकते हैं,
जहां की सीआरपीसी के सेक्शन 320 में बताया गया वे धाराएं जिनके अंतर्गत ये समझौता कौन कौन व्यक्ति कर सकते हैं, ये न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है, उसके बारे में बता। उसके अलावा तो समझौता नहीं कर सकते आप। लेकिन आपने 302 के मुकदमे में समझौता कर लिया तो वह जो है लोक नीति के विरुद्ध होता है। उसके बाद है वाद पोषण और वाद करे। वाद पोषण का मतलब है यानी कि मुकदमेबाजी या झगड़ों को बढ़ावा देने वाले एग्रीमेंट होते हैं, वो भी लोक नीति के विरुद्ध होते हैं। और वाद करे सेम्प्रटी होती है, इसमें जो है यानी कि ए और बी के मध्य मुकदमा चल रहा और कोई सी व्यक्ति जो है ए से कहता है कि मैं तुम्हारी मुकदमे में पैसे लगाऊंगा, लेकिन बाद में जब आप मुकदमा जीत जाओगे उसको 50-50% जो संपत्ति को बांट लेंगे, तो इसको सेम्प्रटी कहते हैं, यानी कि वाद क्रय करते हैं। छठा पॉइंट है इसमें वैवाहिक दलाली संबंधी करार। अगर विवाहों की दलाली यानी कि तुम इतने पैसे दो मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा उस लड़की से उस लड़के से वगैरह वगैरह ये होते हैं, तो वैवाहिक दलाली संबंधी करार जो है ये भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। अब यहाँ जो सेक्शन 23 के अंतर्गत जो पक्षकारों ने आपस में करार किए और उसके अंतर्गत जो पैसा दिया, प्रतिफल दिया, आदि आदि दिए, इस प्रकार से क्या उनकी वसूली हो सकती है? तो यहाँ पर समदोषिता का सिद्धांत है, यानी कि दोनों पक्षकार ये जानते थे कि इस करार का प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध है, इसीलिए वे जो है एक दूसरे के विरुद्ध की कुछ कोई भी चीज वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 23 के अंतर्गत जो संविदाएं होती हैं वो अवैध संविदाएं होती हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने जो है इससे पैसा दिया था उससे वसूल लूं, तो यहाँ समदोषिता के सिद्धांत के अंतर्गत जो है वसूली नहीं हो सकती, क्योंकि ये संविदाएं शून्य नहीं होती, शून्य तो बाद में होती है, पहले अवैध होती हैं। और यहाँ पर जो पैसा वसूली हो सकती है सेक्शन 64 और 65 के अंतर्गत जो है शून्य करनीय संविदा और शून्य संविदाओं के अंतर्गत हो सकती है। सेक्शन 23 के अंतर्गत जो संविदाएं पक्षकारों ने आपस में की हैं जिनका प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध होता है, वहां पर जो है कोई वसूली नहीं कर सकते। समदोषिता का सिद्धांत है। धारा 24 है यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागते विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य होता है। यहाँ पूर्णतः नहीं है। सेक्शन 24 के अंतर्गत जो है पक्षकारों ने ऐसा प्रतिफल या उद्देश्य के अंतर्गत कोई एग्रीमेंट किया जिसमें कि भागते तो विधि सम्मत है और भागते विधि विरुद्ध है, और उनको अगर पृथक नहीं किया जा सकता तो पूर्ण एग्रीमेंट जो शून्य होता है। लेकिन अगर पृथक पृथक किया जा सके तो वैध भाग परिवर्तनीय होगा और अवैध भाग शून्य माना जाता है। ए व्यक्ति जो है बी के लिए काम करने का वचन देता है, लेकिन कब? जब बी कहता है कि तुमने जो है 10 मन जो वैध नील है उसका व्यापार करना पड़ेगा और 10 मन ही आपने जो है अफीम का व्यापार करना पड़ेगा मेरे साथ मिलकर, तब मैं आपको 10,000 रुपये प्रति माह दूंगा। तो इस करार को जो है यहां पर शून्य, क्योंकि इसका उद्देश्य भागते विधि सम्मत है और भागते विधि विरुद्ध है, इसीलिए शून्य ठहराया गया। थैंक यू। अगले उसके लिए वीडियो के लिए मैं कल जारी करूंगा। धन्यवाद।